हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल 9 पॉइंट एक्सप्लेन्ड में। यहाँ मैं हर टॉपिक को 9 पॉइंट्स में इजीली एंड इफेक्टिवली एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, विद हिंदी एंड इंग्लिश नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली सीरीज है इतिहास की, यानी हिस्ट्री की, जिसमें आज का टॉपिक होगा पैलियोलिथिक एज, मतलब कि पूरा पाषाण युग। पैलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण युग शुरू करने से पहले हम पूर्व इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, मतलब प्री हिस्ट्री के बारे में। इंडियन प्री हिस्ट्री, भारतीय पूर्व इतिहास। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये लोग हमारे इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, बट उससे पहले इन्हें थोड़ा विश्राम देंगे और हम इंडियन प्री हिस्ट्री यानी भारतीय पूर्व इतिहास के बारे में जानेंगे। इफ हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, देन व्हाट इज प्री हिस्ट्री। अगर इतिहास अतीत का अध्ययन है, फिर पूर्व इतिहास क्या है। प्री हिस्ट्री वो फेज है, टाइम का वो फेज है जो कि राइटिंग के आविष्कार से पहले का था। मतलब कि अगर आपको सिंपल भाषा में अगर आपको एक्सप्लेन करूं कि प्री हिस्ट्री टाइम का वो फेज़ है जिस फेज़ में राइटिंग का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग लिखने नहीं लगे थे। मतलब कि उस टाइम का कोई रिकॉर्ड एज अ राइटिंग कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री रेफर्स टू द फेज बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, वेयर ह्यूमन बींग्स मेड अ प्लेस फॉर द स्पीशीज in the natural world and laid the social, economic and cultural foundation on which their successors built increasingly complex societies. पूर्व इतिहास लेखन के आविष्कार से पहले के चरण को संदर्भित करता है, जहां मानव ने प्राकृतिक दुनिया में अपनी प्रजातियों के लिए जगह बनाई और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नींव रखी, जिस पर उनके उत्तराधिकारियों ने तेजी से जटिल समाजों का निर्माण किया। अब हम इस फैमिली के साथ आगे चलेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि हमें पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण युग पढ़ने से पहले जानने ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो रॉबर्ट ब्रूस फिट को भारतीय पूर्व इतिहास का पिता माना जाता है। ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन एग्जाम, इन एनी एग्जाम, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। वैसे तो प्री हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बट हाँ सिग्निफिकेंटली हर पेपर में एक आधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो इसलिए ये छोटे मोटे पॉइंट्स हमें याद रखने ज़रूरी हैं। ये बंदा है, ये रॉबर्ट ब्रूस फिट है, जो आर्कियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ 3 मेन एजेस है। सबसे पहले तो 3 मेन एजेस है कौन सी, वो हमें पता होना चाहिए। पहली एज है वो है स्टोन एज, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं पाषाण युग। दूसरी एज है वो है ब्रॉन्ज एज, मतलब कि कांस्य युग। जो तीसरी है वो है आयरन एज, मतलब लोह युग। तो ये 3 एज है, ठीक है। तो ये जो 3 एज का जो सिस्टम है, ये जो 3 एज जिसने बनाई है, जिसने इसको क्लासिफाई किया है, ठीक है, तो ये जिसने बनाया उसका नाम था क्रिश्चियन जर्गनसन थॉमसन। 3 मुख्य युगों की वर्तमान पुरातात्विक प्रणाली 1820 में क्रिश्चियन जॉर्जेसन थॉमसन द्वारा विकसित की गई थी। द प्रेजेंट आर्कियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ 3 मेन एजेस वाज डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन जर्गनसन थॉमसन इन 1820। तो अब हम चलते हैं हमारे 9 पॉइंट्स की तरफ। पहला पॉइंट है पूर्व पाषाण युग, उसकी परिभाषा और उसकी अवधि। पैलियोलिथिक एज, डेफिनेशन एंड पीरियड। सबसे पहले है पैलियो। पैलियो मीन्स अर्ली। फिर है लिथिक। लिथिक मीन्स स्टोन, मतलब कि अर्ली स्टोन एज। द पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 5 लाख ईयर टू 10,000 BC। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि हो सकता है कि और कोई बुक में आप जो पीरियड है, जो अवधि है, वो आप कुछ और पढ़ें, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग अलग बुक्स में, अलग अलग हिस्टोरियन में, अलग अलग इतिहासकारों ने अपने हिसाब से इसकी टाइमिंग फिक्स की हुई है। तो
इसका कोई एग्जैक्ट है नहीं नॉलेज की कितनी है, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर आप एग्ज़ाम में वो भी लिख के आओ तो भी सही है, और ये भी लिख के आओ तो भी सही है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है अगर आप कहीं और पढ़ो कि इसका कोई और कुछ और पीरियड है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगा। हम्म, ये पैलियो मीन्स यहाँ पे जल्दी की जगह पूर्व, मतलब जल्दी होता है बट दूसरी भाषा में पूर्व, और पथरी मीन्स पत्थर नहीं, इस पाषाण, तो ये बन जाता है पूर्व पाषाण युग। ठीक है, अब हम हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पैलियोलिथिक एज, पूर्व पाषाण युग के प्रकार। वो जो फैमिली वहाँ हमने हमने हमारे साथ चली थी वो अब यहाँ पे आग सेक रही है। ठीक है, तो इसके प्रकार हम देखेंगे। इसके तीन प्रकार हैं। पहला है अर्ली एज, दूसरा है मिडल एज, तीसरा है अपर एज। ठीक है, इसका मतलब पहला है इसका मतलब पहला है प्रारंभिक आयु, मध्य आयु और अपर आयु। जो अर्ली एज है वो 5 लाख साल से 50,000 BC है। जो मध्य है वो 50,000 से 40,000 BC है, और जो अपर है वो 40,000 से 10,000 BC है। ठीक है, तो ये पूर्व पाषाण युग के प्रकार हैं। जो लोअर पैलिथिक है वो मानव अस्तित्व की शुरुआती अवधि है। इट इज़ द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इट एग्जिस्टेड फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट आइस एज अप टू द थर्ड आइस एज। फर्स्ट आइस एज को गन्स ग्लेशिएशन कहते थे, थर्ड आइस एज को रिस ग्लेशिएशन भी कहते थे। ठीक है, यह तीसरे हिमयुग, जो आइस एज है उसको हिमयुग कहा जाता है। ये तीसरे हिमयुग के अंत तक पहले हिमयुग के अंत से अस्तित्व में था। मतलब कि पहले हिमयुग का जो अंत था वहाँ से लेके जो तीसरे हिमयुग का जो अंत था वहाँ तक ये था, क्या था, लोअर पैलिथिक पीरियड था। उसी तरह से जो अपर पैलिथिक पीरियड था वो लास्ट फेज ऑफ आइस एज था, जो हिमयुग का जो अंतिम चरण था उसके समापन के समान था ये। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण युग की साइट्स जहाँ पे इनके एक्सकेवेशंस मिले हैं। एक बात मैं बता दूं कि मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया है, क्योंकि यूजुअली इसमें एक्सप्लेन करने का समझाने का ऐसा कुछ नहीं है। साइट्स के नाम है और वो भी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में यूजुअली नहीं पूछे जाते, वो अक्सर नहीं पूछे जाते वो। तो जो जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप याद कर लेना वो साइट्स। तो हम चलते हैं। पहला है लोअर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक टाइम के अंदर कौन सी साइट्स थी और कहाँ कहाँ थी वो हम देखेंगे। पहला है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया के अंदर जो सोहन वैली थी वहाँ पे जो लोग रहते थे वो सोहन कल्चर करते थे। ठीक है, वो सोहन कल्चर प्रैक्टिस करते थे। अब सोहन क्या है, सोहन एक रिवर थी पंजाब में जो कि अब पाकिस्तान में है। अब कश्मीर रीजन में भी लोअर पैलियोलिथिक था। और इसके जो टूल्स हैं वो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के जो बेलन वैली है यूपी में वहाँ भी मिले हैं। फिर सेंट्रल इंडिया के अंदर ये एमपी में, गुजरात में और राजस्थान में भी मिला है। और जो नर्मदा रिवर के जो बैंक है, नर्मदा रिवर के जो बैंक पे भी जो भीमबेटका केव है एमपी की, आदमगढ़ है जो नगरी एंड चित्तौड़गढ़ राजस्थान है, जो डीडवाना केव है, ये जगह सेंट्रल इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सोहन कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, एक भीमबेटका केव के बारे में पूछा जा सकता है और एक आदमगढ़ के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीन आप याद कर लो, काफ़ी है। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये हमारा मैप है, हम इसके अंदर देख लें साइट्स। इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लें। तो इसमें पैलियोलिथिक एज है उसके बारे में बताया है। तो ये एक तो है भीमबेटका, एक है हुनासागी, ये नीचे दो इधर साउथ की है।
ठीक है, तो ये पैलियोलिथिक एज के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो जो बाकी के हैं वो हम बाद में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। साउथ इंडिया में जो कल्चर प्रैक्टिस होता था उसे बोलते थे मद्रासियन कल्चर। जैसे कि जो एरिया है वो थे तमिलनाडु, वहाँ पे अतीरापक्कम, वडा मदुराई, कर्नाटका में मालप्रभा, घाटप्रभा, अनागवाडी, शोरापुर दोआब, आंध्र प्रदेश में बैंक ऑफ रिवर गुंडलाकम्मा, नागार्जुन कोंडा ऑन बैंक ऑफ रिवर कृष्णा, महाराष्ट्र में नासिक, नावेसा इन पुणे, एंड फिर था छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसी तरीके से अब हम आते हैं मिडल पैलियोलिथिक के अंदर। वहाँ पे महाराष्ट्र में जो साइट है नवेसा, वो कर्नाटका में तानिहाल, बागलकोट, अनागवाड़ी, आंध्र प्रदेश में चित्तौड़, कुर्नूल, नालगोंडा, एमपी में भीमबेटका, गोंची, दमोली एंड सिहोरा, लूनी रिवर राजस्थान में, लूनी वैली सॉरी, कांगड़ा वैली पंजाब में और बेलन वैली यूपी में। फिर अपर पैलियोलिथिक के अंदर हम आएंगे मुच्छताला चिंतामनु गावी, एमसीजी इसको कहते हैं। ये एमसीजी केव है, ये कुर्नूल में आंध्र प्रदेश के अंदर। हेयर यहाँ पे क्या है, यहाँ की खास बात क्या है, इसको इतना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ लेना, लिख लेना कहीं भी। यहाँ इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि इसमें जो 90% जो टूल्स हैं, जो यहाँ के जो टूल्स हैं, वो 90% टूल्स वो बोन से बने हुए हैं, जो 10% टूल्स हैं वो स्टोन से बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये साइट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक साइट और है जो है रेनीगुंटा, ये आंध्र प्रदेश में है। भीमबेटका केव, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, ये एमपी में है। देन बेलन वैली यूपी में है। देन बागोड़ ऑन सोन रिवर यूपी में, ये भी यूपी में है। ठीक है, तो ये जो थी ये एक्सकर्शन साइट्स थी पैलियोलिथिक पीरियड की, साउथ में, सेंट्रल में, नॉर्थ में। इनके अंदर इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने आपको बता दी है। आप सारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी आती भी नहीं है और सारी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सारी याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई है वह पढ़ लें आप, वो काफ़ी होगा। देन जो हमारा फोर्थ जो पॉइंट है वो है चेंज ऑफ रॉ मटेरियल। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो भी चीज़ें पैलियोलिथिक पीरियड में, जो भी चीज़ें पूरा पाषाण युग के अंदर जो भी चीज़ें लोग बनाते थे, उन चीज़ों का विद समय के साथ साथ चेंज कैसे हुआ, वो हमारे फोर्थ पॉइंट के अंदर है। देयर वॉज अ कंप्लीट चेंज ऑफ रॉ मटेरियल इन मिडल पैलियोलिथिक in nearly 90% cases as compared to lower Paleolithic from quartzite to chalcedony, chert and jasper। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोअर पैलियोलिथिक के अंदर वो लोग यूज़ करते थे क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट एक मटेरियल होता है, तो वो टूल्स वगैरह बनाने के लिए क्वार्ट्जाइट्स यूज़ करते थे। ठीक है, वहीं पे जो जैसे जैसे टाइम बढ़ा और वो लोग जब फिर मिडल पैलियोलिथिक में आए, तो उन लोगों ने 90% केसेस में ये हुआ कि उन लोगों ने क्वार्ट्जाइट मटेरियल को छोड़ के उन्होंने चैल्सिडोनी, चर्ट एंड जेस्पर यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इम्पोर्टेंट ये नाम याद रखने हैं, चैल्सिडोनी, चर्ट एंड जेस्पर और क्वार्ट्जाइट। कौन से फेज़ में क्या पूछा जाता था, ये पूछा जा सकता है। द टूल्स ऑफ दिस फेज आर कॉल्ड फ्लेक टूल्स। इस फेज के जो टूल्स हैं, इस चरण के उपकरण को फ्लेक टूल्स कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और गुच्छे से बने होते हैं। अब ये फ्लेक टूल्स होते क्या हैं? फ्लेक टूल्स ये होते हैं कि जैसे कोई पत्थर होता है तो उसको किसी और चीज़ से मार के तोड़ के साइड से उसको पतला कर लेते हैं, उसकी जो लेयर्स है जो उसकी, उनको निकाल के उसको साइड से तीखा कर लेते हैं। तो वो जो टूल्स बनते हैं, छोटे छोटे टूल्स बनते हैं, उनको फ्लेक टूल्स कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये देखिए, ये इस फिगर के अंदर देखोगे आप, छोटे छोटे टूल्स हैं और ये देखो आप, हर टूल साइड से तीखा किया हुआ है, तो इनको फ्लेक टूल कहा जाता है। ठीक है,
ये भी उसका एग्जांपल है फ्लैग टूल्स के। ये फोटो में हमें दिख रहे हैं बड़े हैं, बट ये इतने बड़े हैं नहीं। अब हम आगे चलते हैं। अब पैलिथिक एज के अंदर स्टोन टूल्स जो थे वो कौन से थे? हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी, स्क्रैपर किसी चीज़ को घिसने के लिए, चॉपर ये भी कुल्हाड़ी टाइप ही, ग्राइंडर ग्राइंड करने के लिए, हम हमर उस चीज़ को ठोकने के लिए, एरो हेड्स जो वो होते थे, जो होते हैं ना बाण होते हैं, वो बाण होते हैं उनके जो आगे का जो हेड होता है एरो का तीखा वाला, वो एरो हेड। फ्लेक्स मैंने आपको टूल्स बताई दिए हैं। बरिन्स गोल गोल से टूल होते थे, और पीछे से गोल और आगे से थोड़े से कम नोकीले होते थे, उनको बरिन्स कहते थे। ठीक है। इस फिगर के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि एक्स कैसे बनाया जाता था। सबसे पहले द प्रोसेस स्टार्टेड विद द लार्ज पीस ऑफ रॉक, एक बड़ा रॉक का पीस लिया। ठीक है। दूसरे पीस से उसकी साइड वाली जो परत है, दूसरे पीस से उसकी जो साइड वाली परत है ये वाली, वो निकाल दी तोड़ तोड़ के। ठीक है। अब एक हैमर लिया, हैमर हथौड़ा। उस टाइम लकड़ी के और उसके अंदर पत्थर लगा के वो हैमर बना लेते थे। ठीक है। हैमर से उसके साइड के ऊपर मारते थे इस जगह पे, ताकि वो यहाँ से टूट जाए, और मतलब जहाँ से उनको पकड़ना हो तो वहाँ से वो तीखा ना रहे ताकि उनके हाथ में ना लगे। तो इस तरीके से वो फिर उसको धीरे धीरे साइड से वो और छीलते थे और काटते थे, और वो इस तरीके का टूल बना लेते थे जिसको वो आराम से हाथ में पकड़ सकें, और फिर सामने तीखा होता था तो उससे वार कर सकें। ठीक है। टेक्नोलॉजी में वो अपने भी बाप थे भाई, सीधी सी बात है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, आर्ट इन पैलिथिक एज। सॉरी, वो हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, पूरा पाषाण युग में कला। अब जो कला थी ना, सबसे पहले वहाँ के लोग अब क्या थे, उनका काम क्या होता था? ठीक है, खा लिया, जानवरों को मार लिया, अपना खा लिया और आग जला ली और सो गए। उसके अलावा उन्होंने सोचा कि चलो कुछ आर्ट करें, तो उन्होंने कला स्टार्ट कर दी। सबसे पहले ड्राइंग स्टार्ट की, मेरी फेवरेट। ठीक है। उन्होंने जो केव्स की जो वॉल्स होती थी उनके ऊपर उन लोगों ने ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दिया पत्थरों से। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट बाय ह्यूमन बिलोंग्स टू द अपर पैलिथिक इन फॉर्म ऑफ रॉक पेंटिंग्स। उन्होंने रॉक पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिया। द केव ऑफ भीमबेटका हैव सम पेंटिंग्स ऑन इट। जो भीमबेटका की जो केव्स है वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स मिली है, बर्ड्स की, एनिमल्स की एंड ह्यूमंस की। मानव द्वारा कला का सबसे प्रारंभिक रूप रॉक पेंटिंग के रूप में ऊपरी पैलिथिक से संबंधित है। भीमबेटका की गुफाओं पर कुछ चित्र बने हैं, पक्षी के, पशु के, मानव के। अब मैं आपको बताऊं तो इसको, जैसे ये फिगर है, ये जो है ये भीमबेटका की है। ये भीमबेटका के केव से ली गई है। इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एनिमल बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन बना हुआ है। ठीक है। और ये यहाँ पे बर्ड्स बनी हुई है, ये देखो ये बर्ड बनी हुई है। ठीक है। और ये इनके हाथ में, ह्यूमन के हाथ में ये एक्स है। ये मतलब ये जानवर पर बैठ के ये हमला करने जा रहे हैं, मतलब अपने फूड के लिए जा रहे हैं। तो ये भीमबेटका के अंदर केज मिली है, तो आर्ट फॉर्म के अंदर लोग ये चीज़ बनाने लगे थे। ये जो ये वाली जो है ये भीमबेटका की नहीं है, ये कोई और केव की है। तो ये भी एक टाइप का आर्ट है। तो इस तरीके से जब पहले ये क्वेश्चन आता है कि भी आर्ट रॉक पेंटिंग कब शुरू हुई थी, तो ये पैलिथिक एज के अंदर शुरू हुई थी। अ, वैसे भी एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ कब शुरू हुई थी, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी होगी कि कब रॉक पेंटिंग कब स्टार्ट हुई थी। अब हम सिक्स पॉइंट पे चलते हैं, सोसाइटी। पूरा पाषाण युग में समाज कैसा था, लोगों का रहना सहना कैसा था, लोग खाते क्या थे, लोग पहनते क्या थे, लोग रहते कहाँ थे। ठीक है। तो एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पूरा पाषाण युग में समाज। ठीक है। एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। कोई भी
सोसाइटी का, कोई भी समाज का हमें उसके बारे में पढ़ना हो तो हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, कोई भी समाज के बारे में पढ़ना है तो हमें तीन चीज़ का ध्यान रखना है। पहला रोटी, दूसरा कपड़ा, तीसरा मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रोटी की। दे वर हंटर गैदरर्स नॉट फूड प्रोड्यूसर्स। ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम कपड़े की। दे वुड कवर द बॉडी विद लीव्स, लेटर ऑन स्टार्टेड वेयरिंग स्किन ऑफ एनिमल्स। फिर बात करते हैं हम मकान की। इनिशियली दे लिव इन केव्स बट दे ऑल्सो मेड थैचेस। तो रोटी की हम बात करेंगे तो वे शिकारी थे, वो उत्पादन नहीं करते थे। सबसे पहली बात रोटी, मतलब खाने का वो इंतज़ाम कहाँ से करते थे, वो शिकारी थे, वो उत्पादन नहीं करते थे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, वह शरीर को पत्तियों से ढक देते थे। कपड़े की बात आई ना, तो शरीर को पत्तियों से ढक देते थे। बाद में उन्होंने जानवरों की खाल को पहनना भी शुरू कर दिया था, बट वो जंगली जानवर होते थे, पालतू जानवर नहीं। ठीक है। शुरू में वह गुफाओं में रहते थे, लेकिन उन्होंने थैचिस बनाना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो मकान भी आ गया। ठीक है, शुरू में गुफाओं में रहते थे बट उन्होंने थैचिस बनाना भी स्टार्ट कर दिया। अब बात आती है कि ये जो वर्ड है थैचिस, ये थैचिस क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। अ, ये जो पहला फिगर है, पहले फिगर के अंदर अगर हम गौर से देखें तो ये लोग शिकार पे जा रहे हैं। यहाँ पे जानवर खड़े हैं और ये लोग इनके हाथ में हैं भाले हैं और ये शिकार करने जा रहे हैं। दूसरी अगर हम देखें जो भीम बेदका के अंदर जो फोटो थी, उसमें भी जो इंसान है वो उनके हाथ में भाले हैं और वो शिकार पे ही जा रहे हैं। तो ये जो केव्स है इनसे हमें पता लगता है कि वो शिकारी थे और उत्पादन नहीं करते थे। और जब मकान में था, मतलब कि उन लोगों ने बेसिकली, सबसे ज़रूरी है कि वो केव में ही रहते थे। ठीक है, 90% केसेस में वो केव में रहते थे। बट उन्होंने पैलिथिक एज के अंत तक आते आते थोड़ी थोड़ी उन्होंने झोपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी। ठीक है, ये जो झोपड़ियाँ बनानी, ये जो फिगर में दिख रहा है कि ये जो यहाँ पे ऊपर घास फूस लगे होते हैं ना जिनके अंदर, ये ऐसा बिल्कुल देख के हमें पता है कि भी पैलिथिक एज के अंदर लोग ऐसे मकान तो नहीं बनाते थे। ठीक है, ये पैलिथिक एज का मकान नहीं है। ये फ़ोटो सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि आपको बता सकूं कि उस टाइम की झुग्गी झोपड़ियाँ किस तरीके से बनती थी। ठीक है, उस तरीके से सिंपल स्ट्रक्चर होते थे ये वाले। ठीक है, बट ये जो घास फूस है ना, वो ऊपर घास फूस यूज़ करते थे रहने के लिए। तो इस तरीके से ये उनका मकान का हो गया। तो अभी हम हमारे 6 पॉइंट पढ़ चुके हैं, अब हम 7वें पॉइंट पे चलते हैं। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, उनको भाषा का ज्ञान भी था। उन्होंने उस टाइम तक भाषा का ज्ञान भी सीख लिया था। ठीक है, इन द लेट पैलिथिक पीरियड दे ऑल्सो डेवलप द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ऊपरी पूरा पाषाण काल में उन्होंने भाषा का ज्ञान भी विकसित कर लिया था। अब भाषा किस तरीके की थी, लैंग्वेज किस तरीके की थी, वो थी ओरल, मतलब वो बोल के बात करते थे। उनको बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि वो हिंदी में बात करते थे, हिंदी उस टाइम हिंदी उनको नहीं आती थी, बट उनका तरीका होता था वो अलग अलग मुंह से आवाज़ निकाल के या एक्सप्रेशन से या एक्शन करके, उस तरीके से उनके वो भी एक लैंग्वेज होती थी कि भी उससे वो बात करते थे वो। ठीक है, तो उन्होंने एक ओरल लैंग्वेज या फिर एक कहते हैं हम साइन लैंग्वेज उन्होंने बना ली थी और वो उसमें बात करते थे। ठीक है, अब उनकी लैंग्वेज थी ना, तो उन लोगों ने केव्स के ऊपर लिखना भी शुरू कर दिया था अपनी लैंग्वेज में। अब क्योंकि हमने पढ़ा ना कि हम पढ़ रहे हैं पूर्व इतिहास के बारे में, तो पूर्व इतिहास के अंदर उस टाइम राइटिंग्स नहीं होने लगी थी। ठीक है, लोग पत्तों पे लिखने लिखने नहीं लगे थे, तो इसलिए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बट जो रिकॉर्ड हमें मिला है, वो रिकॉर्ड हमें जो केव्स होती है, उन केव्स की दीवारों पे उनके द्वारा लिखे गए से वहाँ से रिकॉर्ड मिला है। ठीक है, ये कुछ आर्ट फॉर्म्स हैं जो कि हमें वहाँ से केव से मिले हैं। ठीक है, जो कि शो करते हैं कि उन लोगों को लैंग्वेज आती थी। जैसे इसके अंदर यहाँ पे सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे ओवल शेप है। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेंगल शेप है।
यहाँ पे उन्होंने हैंड हैंड बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्रूस फॉर्म में यहाँ पे एक लाइन बनाई हुई है, पॉजिटिव हैंड बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है, स्पाइरल बनाया हुआ है। तो इस तरीके से उन लोगों को लैंग्वेज उन्होंने डेवलप कर ली थी, वो लिखने लगे थे, ठीक है। 8 द डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज। अब ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आग की खोज कौन से में हुई थी। ये पूरा पाषाण में हुई थी या मध्य पाषाण में हुई थी या कौन से युग में हुई थी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि आग की खोज पूरा पाषाण युग में ही हुई थी। दे डिस्कवर फायर फ्रॉम स्टोन्स फॉर कुकिंग, वार्मथ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स। उन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था खाना बनाने के लिए, ठंड में गर्मी लेने के लिए और एनिमल से बचने के लिए, ठीक है। उन्होंने खाना पकाने, गर्मी और जानवरों से सुरक्षा के लिए पत्थरों से आग की खोज की। ये वही वही फैमिली है जो हाथ सेक रही है अपने ठंड में। अब जो नाइन्थ पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। जो स्टेट ऑफ केरला है, हैज़ सो फार हैज़ नॉट यील्डेड एनी लोअर पीरियड आर्टिफैक्ट। केरला के अंदर लोअर पीरियड के कोई भी वस्तु नहीं मिली है, ठीक है। तो केरला में अभी तक लोअर पीरियड की कोई भी वस्तु नहीं मिली है। ये पैलिथिक साइट्स का मैप है, ठीक है, जहाँ जहाँ पैलिथिक साइट्स मिली है। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो एरिया है केरला, यहाँ पे हम देखेंगे तो एक भी साइड नहीं है, नहीं है ना। तो बस यही बताना चाह रहा हूँ कि केरला के अंदर, इस एरिया के अंदर कोई साइड नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पे लोअर पीरियड के पैलियोलिथिक के कोई भी आर्टिफैक्ट्स नहीं मिले हैं, तो वो केरला है, ठीक है। तो ये मेरा था 9वां पॉइंट। इसी के साथ मेरे 9 पॉइंट्स ख़त्म होते हैं। मैंने आपको 9 पॉइंट्स के अंदर पैलियोलिथिक एज पूरा पूरा पाषाण युग पूरा का पूरा समझा दिया है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे वो वन डे एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे वो लॉन्ग लॉन्ग रन का एग्ज़ाम हो, इससे बाहर नहीं आएगा। और अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप जो जो जानकारी मैंने दी है उससे उसको जोड़ के आप सही उत्तर निकाल सकते हो। मैंने आपको पूरा बेसिक बताया है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एनसीईआरटी कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे प्रमोट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी अगली पोस्ट है वो आप तक मिलती रहे। अगली वीडियो में मैं जो मीसोलिथिक एज है, जो मध्य पाषाण युग है, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। उसके बारे में आपको 9 पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार दोबारा कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू एंड आपका दिन शुभ हो।